आप भी अंग्रेजी में बार बार हैज़, हैव और हैड के इस्तेमाल को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सोचते हैं आई हैव, सी हैज़ और दे हैड में क्या फ़र्क है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैव का पूरा इस्तेमाल हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में। हम सीखेंगे कि हैव, हैज़ और हैड का उपयोग मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में कब होता है और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायकारी क्रिया के रूप में कब किया जाता है। दोस्तों, इंग्लिश का छोटा सा शब्द हैव सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत व्यापक है। चाहे आप कहना चाहे कि मेरे पास कुछ है, या कुछ मुझे कुछ करना है, या फिर मैंने कुछ किया है, हर जगह हैव की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़ का सही इस्तेमाल, पास्ट टेंस में हैड कैसे काम करता है, हैव टू का प्रयोग जब करना कुछ जरूरी हो, और साथ में जानेंगे कुछ आम गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं। यह वीडियो केवल ग्रामर की बात नहीं करेगा, बल्कि आपको स्पोकन इंग्लिश में हैव का नेचुरल और प्रैक्टिकल यूज भी सिखाएगा, ताकि आप फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट तरीके से बोल सके। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं हैव, हैज़ और हैड की पूरी पढ़ाई हिंदी में समझदारी से और एग्जाम्पल के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में होगा एक छोटा सा क्यूज। बात करते हैं सबसे बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल का, हैव आखिर है क्या और इतना खास क्यों इंग्लिश में है। देखिए, हैव एक ऐसा वर्ब है जो मुख्य दो भूमिकाओं को निभाता है, यानी एक समय में मेन वर्ब भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का मतलब क्या होता है। मेन वर्ब वो क्रिया होती है जो वाक्य का मुख्य एक्शन या काम बताती है। उदाहरण के तौर पर, आई हैव अ फोन, यहाँ हैव का मतलब पास होना या मालिक होना है, यानी यह बता रहा है कि मेरे पास फोन है। यहाँ हैव खुद ही मुख्य क्रिया है और यही वाक्य को पूरा करता आ रहा है। अब आते हैं दूसरे रूप में, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायकारी क्रियापद। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो किसी मुख्य क्रिया की मदद करता है, उसे टेंस या स्ट्रक्चर के अनुसार सही रूप में पेश करता है। जैसे, आई हैव ईटन डिनर, मैंने डिनर खा लिया है। यहाँ ईटन है मेन वर्ब और हैव उसकी मदद कर रहा है, इसलिए इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इस सेंटेंस में हैव ये बता रहा है कि काम अभी अभी हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जब हैव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान दीजिए, जब हैव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो मेन वर्ब होता है। जैसे आई हैव अ बुक। लेकिन हैव के बाद वर्ब का थर्ड रूप यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। एक और उदाहरण, सी हैज अ कार, यहाँ हैज मेन वर्ब है। सी हैज गॉन टू कार, यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों, आपने देखा एक ही शब्द हैव दो अलग अलग काम कर सकता है, और यही इसकी ताकत है, और यही वजह है कि इसे सही तरीके से समझना और इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आगे आने वाली स्लाइड में हम हैव, हैज और हैड के यूज को विस्तार से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलिए अब बात करते हैं हैव के फॉर्म की। दोस्तों, किसी भी इंग्लिश वर्ब को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके तीन बेसिक फॉर्म को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक वैसे ही हैव के भी तीन फॉर्म होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, हैव और हैज़। यहाँ फ़र्क सिर्फ सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो या आई या यू है तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव अ बाइसिकल, यू हैव अ नाइस स्माइल, दे हैव थ्री चिल्ड्रंस। यहाँ पे आई, यू, दे क्या इंडिकेट करा रहा है, यह अनेक वचन इंडिकेट करवा रहे हैं। इस समय हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो, यानी कि ही, सी, इट, तो हम हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज अ लैपटॉप, सी हैज अ ग्रेट वॉइस, इट हैज लॉन्ग टेल। यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है सब्जेक्ट, ही, सी, इट, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, बट ये सभी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे हैज का यूज कर रहे हैं। तो ध्यान में रखना है आपको कि प्रेजेंट टेंस में हैव, हैज सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। पास्ट फॉर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, पास्ट में हमेशा हैड का प्रयोग होता है, चाहे वो आई हो, यू हो, ही हो या दे हो। पास्ट टेंस में सबके साथ हैड ही लगता है। जैसे आई हैड अ ड्रीम,
सी हैड अ पेट डॉग, दे हैड डिनर टुगेदर, यू हैड अ बिजी डे। यहाँ हैड यह बता रहा है कि ये चीज़ें बीते हुए समय में हुई थी। और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट्स देखें, आई हैड अ ड्रीम, सी हैड अ पेट डॉग, दे हैड डिनर टुगेदर, यू हैड अ बिजी डे। यहाँ पे एक तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट को दिया गया है और इन दोनों सब्जेक्ट्स में क्या यूज़ किया गया है, हैड। तो ये आपको समझना होगा। पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म यानी तीसरी फॉर्म जो हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं वो भी हैड ही होता है। यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म दोनों ही हैड होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म की बात करते हैं तो अकेले नहीं आती है, बल्कि एक हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है। जैसे हैव, हैज़ या हैड के साथ हैड का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं आपको। आई हैड हैड इनफ, सी हैज़ हैड मेनी अपॉर्चुनिटी, दे हैड हैड डिनर बिफोर वी अराइव। देखा आपने, थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ये ग्रामर के अनुसार बिल्कुल सही है। यहाँ पे हैव हैड, हैज़ हैड और हैड हैड तीनों क्या है, वैलिड है और इसका उपयोग अलग अलग टेंस में होता है। यहाँ पे हैव हैड में हैव क्या है, आई हैव हैड इनफ। यहाँ पे हैव क्या दर्शा रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब, हैड क्या दर्शा रहा है, ये मेन वर्ब। ऐसा हम अगर क्विक रिवीजन की बात करें तीनों फॉर्म की, तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में हमको क्या यूज़ करना है, हैव हैज़। पास्ट टेंस में हैड और पास्ट पार्टिसिपेट में अपने को क्या यूज़ करना है, हैड, जो कि परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है कि सब्जेक्ट के अनुसार फॉर्म को चुनना है और टेंस के अनुसार उसको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं हैव के सबसे आम और सबसे जरूरी इस्तेमाल की, जिसे हम कहते हैं ऑनरशिप या पोसेशन, यानी किसी चीज का होना या स्वामित्व होना। इंग्लिश में जब भी हम कहना चाहते हैं कि मेरे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, उसके पास कुछ है, तो हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस ऑब्जेक्ट। जहां सब्जेक्ट यानी करने वाला जिसके पास चीज है, हैव ऑब्लिक हैज यह वर्ब है जो ऑनरशिप दिखा रही है, और ऑब्जेक्ट वह चीज है जो पास में है। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है। यहाँ आई सब्जेक्ट है, हैव ऑनरशिप दिखा रहा है और अ कार ऑब्जेक्ट है। आई हैव अ लैपटॉप, मतलब उसके पास एक लैपटॉप है। यहाँ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज लगाया। दे हैव टू डॉग्स, मतलब उसके पास दो कुत्ते हैं। यहाँ दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव लगाया है। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, मतलब उसके पास बहुत सुरीली आवाज है। यहाँ भी सिंगुलर ऑफ सब्जेक्ट होने के कारण हैज का प्रयोग किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आई, यू, वी, दे इन सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है और ही, सी, इट कोई सिंगुलर नाम हो इसके साथ हैज लगता है। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉमनली यूज स्ट्रक्चर है जो रोजमर्रा के इंग्लिश में बार बार आता है और आपको इसको याद करके रखना होगा। सोचिए, जब अगर आप बोलना चाहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? बिल्कुल सही, आई डोंट हैव टाइम। अगर आपको बोलना हो कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आपको कैसे कहेंगे ये? ही डजंट हैव एनी ऑप्शन। यहाँ पर आपने देखा कि जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो हैव और हैज से पहले डज या फिर डू का इस्तेमाल होता है। ये स्ट्रक्चर में हमने डिटेल में आगे सीखा है और सीखेंगे। अभी तक आपने सीखा है हैव या हैज किसी चीज का होना कैसे बताया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा फॉर्म यूज करना है और कैसे एग्जाम्पल से इसे बोला जाए। यह ऑनरशिप वाले यूज इतना जरूरी है कि इसे आप हर दिन कम से कम 10 बार इस्तेमाल करते हैं। चाहे इंग्लिश में बात करें या सोचे, आपको इसको 10 बार कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी इंग्लिश फ्लुएंटली और आपकी सोच और आपकी इंग्लिश में धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता आए। तो अभी हमने देखा कि जब हमारे पास वर्तमान में कुछ होता है तो हम हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं पास्ट ऑनरशिप की, यानी बीते हुए समय में हमारे पास कुछ था लेकिन अब नहीं है। ऐसे में हम इस्तेमाल क्या करेंगे? हैड का। अब ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर पर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके साथ होगा प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर इतना आसान है कि एक बार समझ गए तो आप बिना रुके कई सेंटेंस बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैड अ पेट,
इसका मतलब होता है मेरे पास एक पालतू जानवर था। यहाँ आई सब्जेक्ट है और हैड ऑनरशिप दिखा रहा है जो पास्ट में था, और अ पेट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है दे हैड नो मनी, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ भी दे सब्जेक्ट है, हैड ऑनरशिप को पास्ट में दिखा रहा है। थर्ड वन है सी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स, मतलब उसके पास बहुत सारी किताबें थी। फोर्थ वन है वी हैड अ हाउस इन दिल्ली, इसका मतलब होता है हमारा दिल्ली में एक घर था। आपने देखा यहाँ किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगाया गया है, क्योंकि जब बात पास्ट की होती है तब सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, यू हो, ही हो, सी हो, वी हो या दे हो, या कोई नाम हो, सभी के साथ क्या लगाते हैं, हैड ही आता है। यानी पास्ट में हैव या हैज की जगह सिर्फ एक ही वर्ड लगता है, हैड का। अब सोचिए अगर आपको बोलना हो मेरे पास पहले से ही एक साइकिल थी लेकिन अब नहीं है, तो आप इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? बिल्कुल सही, आई हैड अ बाइसिकल। आप कैसे कहेंगे? आई हैड अ बाइसिकल। और आपको कहना हो कि उसके पास बहुत सारा समय हुआ करता था, उसके पास बहुत सारा समय हुआ करता था, तो आप क्या कहेंगे? ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम, ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम। आपको इस पास्ट ऑनरशिप सेंटेंस बनाते समय आपको ग्रामेटिकली रूल्स याद रखना होगा कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा हैव ऑब्लिक हैज़ का यूज़ किया जाता है, लेकिन पास्ट टेंस में सबके लिए हैड का उपयोग किया करता है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़ का यूज़ किया जाता है, बट पास्ट में हैड का यूज़ किया जाता है। बस आपको याद रखना है हैड हमेशा बीते हुए स्वामित्व को दर्शाता है। तो अब बात बिना हिचक के कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके पास पहले थी तो आप कहेंगे आई हैड, वी हैड या दे हैड, और इसी तरह बाकी का सब्जेक्ट के साथ आप भी लगा के सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैव के दूसरे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल की, जो बहुत सारे लर्नर अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। यह है हैव एज अ मेन वर्ब। जब हैव खुद एक एक्शन को दर्शाता है तब हैव को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। पहले हमने देखा था कि हैव का उपयोग ऑनरशिप यानी स्वामित्व को दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन हैव कई बार मेन एक्शन वर्ब के रूप में भी आता है। इसका मतलब ये होता है कि हैव कुछ करना, कुछ लेना या कुछ अनुभव करना दर्शाता है, और कोई ऐसा कॉमन डेली लाइफ एक्शन में होता है, इसके लिए हैव का यूज़ किया जाता है। अगर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैव ऑब्लिक हैज़, ये सब्जेक्ट के अनुरूप हैव या हैज़ का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है फूड, बाथ, मीटिंग, फन आदि। इसका मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति खाना खाता है, नहाता है, मीटिंग करता है या मस्ती करता है, उस समय यहाँ हैव का मतलब यूज़ किया जाता है, उस जगह के लिए यहाँ पे हैव का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और इस समय जिस समय फूड, हेल्थ, मीटिंग या फन से रिलेटेड सेंटेंस आता है ऑब्जेक्ट में, उस समय यहाँ का हैव का मतलब क्या होता है? लेना, करना या किसी चीज़ का अनुभव करना। आइए अब इसके उदाहरण के जरिए हमको अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8। इसका मतलब होता है मैंने सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। यहाँ हैव का मतलब है खाना खाना। हैव का मतलब क्या है? खाना खाना। सेकंड है ही हैज़ अ बाथ डेली। इसका मतलब होता है वो रोज नहाता है, वो रोज नहाता है। यहाँ हैज़ का मतलब होता है नहाना, जो एक क्रिया है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है वी हैव अ मीटिंग एट 11। वी हैव अ मीटिंग एट 11। इसका मतलब होता है हमारी 11 बजे मीटिंग है। यहाँ हैव दर्शा रहा है कि हम एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दे हैव फन ऑन वीकेंड, मतलब वो लोग सप्ताहांत में यानी वीकेंड में मजे करते हैं। यहाँ हैव फन का मतलब क्या होता है? मजा करना, इंजॉय करना। जब भी आप हैव एज अ मेन वर्ब में यूज़ करते हैं, आपको ग्रामेटिकली नोट्स याद रखना होगा कि यहाँ हैव या हैज़ का चयन फिर से सब्जेक्ट के अनुसार होता है, अर्थात आई, यू, वी, दे के साथ हैव, और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज़ करना है? हैज़ का यूज़ आपको करना है। और ये सभी वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहते हैं।
यानी ऐसा काम जो रोज होता है, आदत है या शेड्यूल है उसमें। तो चलिए अब एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं हर रविवार को छुट्टी लेता हूँ, आपको अगर इंग्लिश में कहना है कि मैं हर रविवार को छुट्टी लेता हूँ, तो आपको इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? हैव एज अ मेन वर्ब का यूज करके, आई हैव अ डे ऑफ एवरी संडे, आई हैव अ डे ऑफ एवरी संडे। और अगर आपको कहना हो वो लंच के बाद कॉफी लेता है, अर्थात लंच के बाद कॉफी पीता है या कॉफी लेता है, तो आप क्या कहेंगे इसको? ही हैज़ कॉफ़ी आफ्टर लंच, ही हैज़ कॉफ़ी आफ्टर अ लंच। इसमें आपको की पॉइंट समझना होगा कि आई, यू, वी और दे के साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाना है? हैज़ का यूज लगाना है। अब हम आ गए हैं हैव के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल यूज पर, जहां यह एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में मदद करता है। इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब है ऐसा काम जो अभी अभी पूरा हुआ है या जिसका असर अभी भी बना हुआ है। अब इसे हैव या हैज़ अकेले नहीं आते, इसमें हैव या हैज़ अकेले नहीं आते, बल्कि इसके साथ हमेशा यूज करना होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, जिसे हम कहते हैं V3 या पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह अर्थात कहें हम पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म। यह स्ट्रक्चर बताता है कि कोई कार्य अभी अभी हुआ है या हो चुका है, लेकिन यह कार्य प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ इसे समझते हैं। पहला एग्जाम देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। पहला एग्जाम्पल क्या है? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मैंने अपना काम पूरा कर लिया। यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिनिश्ड, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा? फिनिश्ड। यह सेंटेंस ये नहीं बता रहा है कि कब पूरा किया, बल्कि ये दिखा रहा है कि अब काम अब डन है और उसका असर अभी भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज गॉन टू द मार्केट, मतलब है यह वह बाजार गया है, ही यानी वह बाजार गया है। इसका मतलब यह नहीं कि वो अभी लौट आया है, बल्कि अभी भी शायद वही है। इसलिए हम पास्ट टेंस नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अगला एग्जांपल है वी हैव सीन दैट मूवी। वी हैव सीन दैट मूवी, मतलब हम वो फिल्म देख चुके हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, मतलब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। इन सभी में आपको ग्रामेटिकली रूल्स आपको एक याद रखना है कि आई, यू, वी, दे के साथ हैव का यूज करना है। ही, सी, इट किसी भी सिंगुलर नाम के साथ आपको क्या करना है? हैज का यूज करना है। और हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है, अर्थात वी थर्ड। या कभी भी आई हैव फिनिश नहीं कहेंगे, आप हमेशा क्या कहेंगे? आई हैव फिनिश्ड। ठीक है, आई हैव फिनिश बोलेंगे क्या? नहीं, क्या कहेंगे आप? आई हैव फिनिश्ड। यह टेंस खासकर उन बातों के लिए यूज होता है जो अभी अभी हुई है या जिनका असर अभी भी बना हुआ है, या जब एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही काम हो चुका है, उस समय हैव का यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। हैव या ऑब्लिक हैज का यूज करके सब्जेक्ट अनुसार वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं हैव फैमिली के एक और इम्पॉर्टेंट यूज पर, और वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैव या हैज़ की जगह इस्तेमाल करते हैं हैड, जो कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस का काम होता है दो बीते हुए कामों में से पहले वाले काम को दिखाना, यानी ऐसा काम जो पास्ट में किसी और पास्ट इवेंट से पहले हो चुका था। इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ द वर्ब। यह स्ट्रक्चर हमें बताता है कि कोई एक्शन पास्ट में था, पहले कंप्लीट हो चुका था और हम उसको स्ट्रेस कर रहे हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैड सीन द मूवी बिफोर, इसका मतलब होता है कि मैंने वो फिल्म पहले देख चुका था, मैं वो फिल्म पहले देख चुका था। यह हैड हेल्पिंग वर्ब है और सीन है वर्ब का तीसरा फॉर्म। यह सेंटेंस हमें एक दूसरी घटना इम्प्लाई करता है, जैसे आई डिडंट वॉच इट अगेन बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सीन। ठीक है,
अगला एग्जाम्पल है सी हैड लेफ्ट द ऑफिस। इसका मतलब होता है कि वो ऑफिस छोड़ चुकी थी, यानी जब आप वहाँ पहुँचे तब वो जा चुकी थी। इस सभी चीज़ों में आपको ग्रामेटिकली रूल्स याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, यू, ही, सी, इट, वी, दे, सब के साथ हैड ही लगता है। मतलब इस टेंस में हैव या हैज़ नहीं आता, हमेशा हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। और इस टेंस का यूज़ आमतौर पर तब होता है जब हम पास्ट में दो एक्शन की बात कर रहे हो और पहले ही होने वाले एक्शन को क्लियरली शो करना चाहते हो। जैसे दे हैड फिनिश द डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव। मेहमान के आने से पहले उन्होंने खाना खत्म कर लिया था। ही हैड गॉन टू बेड बिफोर आई कॉल हिम। मैंने उसे कॉल किया, उससे पहले वो सो चुका था। चुके हैं हैव के एक ऐसे यूज पे जो शायद आपको सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में सुना होगा, और वो है हैव टू का इस्तेमाल। क्या है हैव टू? हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है, या कहे मजबूरी या जिम्मेदारी में कोई काम करना। यह एक तरफ का ऑब्लिगेशन या कंपलसेशन दर्शाता है, यानी कोई ऐसा काम जिसे करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहे या ना चाहे। अगर इसके ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना है इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। यह स्ट्रक्चर बताता है कि प्रेजेंट में कोई ज़रूरी काम करना है। आपको ये याद रखना होगा कि जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे हो तब हैव टू का यूज़ होता है, परंतु जब सब्जेक्ट ही, सी, इट हो तब, या कोई सिंगुलर नाम हो, तब हैज़ टू का इस्तेमाल होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। आई हैव टू स्टडी, मतलब मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। यह हैव टू दिखा रहा है कि पढ़ाई करना मेरी जरूरी नहीं था, मजबूरी है। सी हैज़ टू गो, उसे जाना पड़ता है। यहाँ हैज़ टू एक जिम्मेदारी या मजबूरी को दर्शा रहा है। दे हैव टू रीच ऑफिस एट 9, मतलब उन्हें 9 बजे तक ऑफिस पहुँचना पड़ता है। इन सभी में आपको इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है, याद रखनी है कि हैव टू और मॉडल वर्ब मस्ट दोनों का मतलब लगभग एक जैसा होता है, लेकिन हैव टू ज़्यादातर इनफॉर्मल और डेली यूज़ में आता है। ठीक है, आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि हैव टू और मॉडल वर्ब मस्ट दोनों का मतलब एक जैसा होता है, लेकिन हैव टू ज़्यादातर इनफॉर्मल और डेली यूज़ में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आई मस्ट गो नाउ, ये थोड़ा नॉर्मल हो गया। आई हैव टू गो नाउ, हम आम बातचीत के भाषा में क्या बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते आई मस्ट गो नाउ, क्या बोलेंगे, हैव, आई हैव टू गो नाउ। अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं हम कि आपको कहना है कि मुझे हर दिन जल्दी उठना पड़ता है। इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, आई हैव टू वेकअप अर्ली एवरी डे। आई हैव टू वेकअप अर्ली एवरी डे। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि हैव टू का यूज़ किस प्रकार से ग्रामेटिकली यूज से करना पड़ता है। हम इसको एक बार रिवाइव करते हैं। आई हैव टू या हैज़ टू का यूज़ तब होता है जब कोई काम मजबूरी में करना हो। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। ये एक्सप्रेशन इंग्लिश में ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। अब दोस्तों जब हमने हैव के अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य समझ लिए हैं, तो अब बारी है दो और ज़रूरी स्ट्रक्चर की। पहला निगेटिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कैसे कहे मेरे पास नहीं है, या कैसे पूछे क्या तुम्हारे पास है। सबसे पहले पार्ट 1, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जब हमें कहना है वो कि मेरे पास कुछ नहीं है या वो नहीं रखता, तो हम हैव या हैज़ के साथ डू या डस की मदद से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है इसका, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना हो कि आई, यू, वी, दे के साथ डू नॉट हैव आता है, और ही, सी, इट के साथ कोई सिंगुलर या फिर कोई सिंगुलर नेम हो, इसके साथ डजंट हैव यूज हमेशा किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डजंट हैव एनी आइडिया, उसे कोई, ही डजंट हैव एनी आइडिया, उसे कोई आइडिया नहीं। ही डजंट हैव एनी आइडिया, उसे कोई आइडिया नहीं। दे डू नॉट हैव मनी, मतलब उसके पास पैसे नहीं है। और सी डजंट हैव टाइम, मतलब उस उसके पास समय नहीं है।
इस पे आपको समझना होगा कि निगेटिव सेंटेंस में हैव से पहले डू या डज नॉट का यूज होता है, क्योंकि हैव एक मेन वर्ब है की तरह बिहेव करता है, इसलिए यहाँ पे डू और डज का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं पार्ट 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं सवाल पूछने की, यानी किसी से पूछना हो कि क्या तुम्हारे पास किताब है या क्या उसके पास समय है, तो यहाँ हम डू या डज की मदद लेते हैं। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ इजी सा एग्जांपल देखते हैं। डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। डज सी हैव टाइम, क्या उसके पास समय है। डू दे हैव अ कार, क्या उसके पास कार है। डज ही हैव एनी आइडिया, क्या उससे कोई आइडिया है। याद रखने वाली बात इन सब में यह है कि डू का यूज कहाँ होता है, आई यू उई दे के साथ होता है। डज का यूज कहाँ होता है, ई सी ई टी एस सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा होता है। हैव हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म में ही रहता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। अब हम एक प्रैक्टिस प्रश्न देखते हैं कि अगर आपको पूछना हो कि क्या तुम्हारे पास समय है, क्या तुम्हारे पास समय है, तो एग्जैक्टली कैसा होगा, कैसे बनाएंगे, डू यू हैव एनी टाइम, डू यू हैव एनी टाइम। और इसका निगेटिव कैसा होगा, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। तो दोस्तों अब आप बना सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में आई हैव अ बुक, नेगेटिव सेंटेंस में आई डोंट हैव अ बुक, या फिर क्वेश्चन सेंटेंस में हम क्या बनाएंगे, डू यू हैव अ बुक। इन तीनों सेंटेंस टाइप को समझना किसी भी लैंग्वेज लर्नर के लिए फाउंडेशन की तरह होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पूरे लेसन के सारांश यानी समरी पर। अब तक हमने हैव के सभी इंपॉर्टेंट यूज को डिटेल में समझा, और अब हम इस स्लाइड को एक क्विक रिकेप की तरह सभी मुख्य यूजेस का एक सिंपल चार्ट की मदद से समझेंगे। ये रहा हमारा सिंपल समरी चार्ट। सबसे पहला है ऑनरशिप, जिसका मतलब होता है स्वामित्व या कुछ होना। मतलब मेरे पास कार है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है इसका, आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार है। जब हमें ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास हो तो हम हैव या हैज़ का प्रयोग करते हैं। यह सबसे बेसिक और फाउंडेशन यूज़ है जो हर बिगिनर को पहले सीखना चाहिए। सेकंड है एक्शन, किसी एक्टिविटी को करना, मेन वर्ब के रूप में एक इसका यूज़ होता है। सेंटेंस आई हैव लंच, लंच आई हैव लंच, मतलब मैं लंच करता हूँ। यह लंच का मतलब है खाना खाना या कोई रोजाना की क्रिया करना, और यही यूज़ हमें अलाउ करता है कि ऐसे फ्रेज बनाने में, जैसे हैव ब्रेकफास्ट, हैव बाथ, हैव मीट। जिस प्रकार से आई हैव लंच है, वैसे आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव बाथ, आई हैव मीटिंग। ठीक है। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी अभी पूरी हुई प्रक्रिया के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या ऑब्लिक हैज का यूज करते हैं। सेंटेंस है आई हैव फिनिश्ड, मतलब मैंने फिनिश्ड कर लिया। यहाँ हैव एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं कि हैव या ऑब्लिक हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ वर्ब। इससे यह पता चलता है कि काम अभी पूरा हुआ है, उसका असर अभी भी है। फोर्थ वन है पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकाल में पहले हो चुका हुआ काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हैव या हैड का यूज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, आई हैड ईटन, मतलब मैंने खा लिया था। आई हैड ईटन, मैंने खा लिया था। यहाँ हैड एक हेल्पिंग वर्ब है जो बताता है कि कोई काम पास्ट में किसी और काम करने से पहले हो चुका था। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, स्टोरी टेलिंग में, रिपोर्टिंग में, या दो पास्ट एक्शन के बीच के संबंध को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑब्लिगेशन लास्ट वन, मजबूरी या करना पड़ता है के लिए हैव या हैड या हैव हैज का यूज किया जाता है। सेंटेंस इसका है आई हैव टू गो, मतलब मुझे जाना है। यह हैव टू का मतलब कोई ऐसा काम जो करना जरूरी या मजबूरी है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैव ऑब्लिक हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यह दर्शाता है कि चाहे मन हो या ना हो आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हैव एक ऐसा वर्ब है जो बहुत वर्सेटाइल्स है। ये कभी मेन वर्ब तो कभी हेल्पिंग वर्ब और कभी ऑब्लिगेंस बताने वाले फ्रेज बन जाते हैं। इसलिए इसको समझना जरूरी है, ना सिर्फ ग्रामर के लिए बल्कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए भी। यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसको ट्रांसलेट करके आपको
नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको इस वीडियो को फिर से आगे से देखिए और पूरे ग्रामेटिकल रूल को आप नोट डाउन कीजिए और इसको आप चेंज करना है आपको किस में, इंग्लिश सेंटेंस में। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि हैव एक छोटा सा शब्द होते हुए भी अंग्रेजी भाषा में कितना बड़ा रोल निभाता है। चाहे बात ऑनरशिप की, मेरे पास क्या है, या डेली एक्शन की, मैं क्या करता हूँ, या फिर हो एडवांस ग्रामर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, हैव, हैज़ या हैड हर जगह आपके साथ है। आपने जाना कि हैव सिर्फ एक मेन वर्ब नहीं बल्कि एक हेल्पिंग वर्ब भी है, और फ्रेज जैसे हैव टू हमेशा हमारे रोजमर्रा की जरूरी कामों में को कैसे बयान करता है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है या मुझे बताना है के रूप में हैव टू का यूज़ किया जाता है। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो में नया क्या सीखा, कौन सा यूज़ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आपको ये वीडियो जरा भी मदद लगी हो तो एक छोटा सा काम करिए, एक बहुत बड़ा असर डालेगा, एक लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको कैसा कमेंट्स पसंद है, कैसा कंटेंट पसंद है। शेयर कीजिए किसी दोस्त या भाई को जो इंग्लिश सीख रहा हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसा ही ज्ञान आपको हम हर हफ्ते हर दिन लाते रहेंगे आपके लिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो किस ग्रामर टॉपिक पर बने तो ज़रूर कमेंट में सुझाव दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।